हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोड पर। ये पूरी इंडियन पॉलिटी की सीरीज चल रही है, उसी में आज हम आगे देखेंगे मंत्रियों की नियुक्ति। ये राज्य की कार्यपालिका कैसे काम करती है उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि मंत्री परिषद किस तरीके से काम करती है, राज्य की मंत्री परिषद कैसे काम करती है और किस तरीके से उसकी नियुक्ति होती है। आज हम यही देखेंगे कि जो राज्य के मंत्री हैं उनकी नियुक्ति किस तरीके से होती है। जिन लोगों ने पुराना वीडियो नहीं देखा है, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है उसको ज़रूर देखें, तभी आपको ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आएंगी। और एग्ज़ाम के लिए यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, कई बार एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो चलिए बिना देर के हुए हम शुरू करते हैं और देखते हैं मंत्रियों की नियुक्ति। देखिए, मंत्रियों की नियुक्ति ये टॉपिक ना बार बार रिपीट होके कुछ कुछ पॉइंट्स आते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि मंत्रियों की नियुक्ति तो राज्यपाल ही करेंगे, लेकिन वो करेंगे किसकी सिफारिश के आधार पर? वो करेंगे मुख्यमंत्री की सिफारिश के आधार पर ही। तो मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा ही की जाएगी। मुख्यमंत्री जो होता है उसकी भी नियुक्ति राज्यपाल ही करता है, लेकिन वो कैसे करता है पूरा मैंने बताया है आपको पिछले वाले वीडियो में कि जो सत्ता में जब विधानसभा के चुनाव होते हैं और बहुमत दल का जो नेता होता है उसी को बतौर मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की परामर्श पर राज्यपाल के द्वारा ही की जाएगी। सेम बिल्कुल वैसे ही जैसे कि केंद्र में प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति जो है वो मंत्रियों की नियुक्ति करता है, ऐसे ही राज्य में भी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल ही करेगा, लेकिन वो मर्जी किसकी होगी, किसकी परामर्श के अनुसार पर होंगी? मुख्यमंत्री की परामर्श के अनुसार पर। इसका अभिप्राय है बिल्कुल नहीं कि उन्हीं लोगों को बतौर मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री करता है, केवल ऐसा जरूरी ही नहीं है। तो ये पॉइंट आपको सारे समझ में आ गए कि मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति किस तरीके से करी जाती है। अब देखते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और अगर हम बात करें उड़ीसा की, एक आदिवासी मंत्री भी यहाँ पर होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर आदिवासी जनसंख्या ज़्यादा है। प्रारंभ में यह उपबंध बिहार, मध्य प्रदेश एवं उड़ीसा के लिए ही था, लेकिन 94 संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो 2006 में हुआ था, इसके द्वारा बिहार राज्य को इस दायित्व से मुक्त कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोई ऐसी जनसंख्या नहीं है। तो देखते हैं कि 94 संविधान संशोधन के द्वारा 2006 द्वारा बिहार राज्य को इस दायित्व से मुक्त कर छत्तीसगढ़ एवं झारखंड के लिए ऐसा करना आवश्यक कर दिया गया। अब बिहार में कोई अनुसूचित क्षेत्र नहीं है। जब बिहार में कोई अनुसूचित क्षेत्र ही नहीं है और वहाँ पर कोई अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या भी कम है, तो फिर वहाँ पर इस चीज़ की आवश्यकता नहीं। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि बिहार में कोई अनुसूचित क्षेत्र नहीं है और अनुसूचित जनजातियों की संख्या भी काफी कम है। सामान्यता, ये तो बात हो गई मंत्रियों की। अब देखते हैं, सामान्यता उसी व्यक्ति को बतौर मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है जो विधानसभा या विधान परिषद में किसी एक का सदस्य हो। वही व्यक्ति क्या करा जाएगा? कोई बतौर मंत्री नियुक्त किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति विधानमंडल का सदस्य नहीं भी है तो उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर उसका सदस्य बनना अनिवार्य है, चाहे वो निर्वाचन के द्वारा बन के आए या फिर उसका मनोनयन किया जाए। उसका अदरवाइज क्या होगा? उसका मंत्री पद समाप्त हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि कोई भी व्यक्ति मंत्री पद पर तभी बने रह सकता है जब तक वह विधानमंडल का सदस्य ना हो। अगर वो विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा तो 6 महीने के बाद वो अपने आप पद से हट जाएगा, मंत्री नहीं रह जाएगा। एक मंत्री जो विधानमंडल के किसी एक सदन का सदस्य है और दूसरे सदन की कार्यवाही में भाग लेने एवं बोलने का अधिकार रखता है। कोई व्यक्ति है, अगर वो एक विधानमंडल में से किसी भी एक का विधानसभा का अगर सदस्य है तो विधान परिषद की कार्यवाही में वह बोल भी सकता है और भाग भी ले सकता, लेकिन वह मतदान नहीं कर सकता। मतदान वह उसी में कर सकता है जिसका वह सदस्य होगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और बहुत बार एग्जाम में ये सारे आपके बेसिक पॉइंट्स हैं। अगर इनको नहीं समझेंगे तो आपको पॉलिटी जल्दी से समझ में नहीं आएगी। अब देखते हैं मंत्रियों की शपथ एवं वेतन। मंत्रियों की शपथ में हम जानते हैं कि कोई भी संवैधानिक पद जब शपथ लेता है तो एक ही तरीके की बातें कही जाती हैं। देखते हैं, वह कहता है कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और सत्यनिष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता अखंडता को बनाए रखूंगा। मैं अपने दायित्वों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय
या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के न्यायपूर्वक काम करूंगा, इस तरीके की शपथ लेते हैं। गोपनीयता के संबंध में मंत्री विश्वास दिलाता है कि जो विषय राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार में लाया जाएगा अथवा मुझे अगर ज्ञात होगा तो उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो। एक तरीके की बात यह है कि अगर कोई भी विषय उसके संज्ञान में ऐसा लाया जाता है जो किसी व्यक्ति के लिए या फिर उस व्यक्ति के किसी समुदाय के लिए अगर कोई उसके संज्ञान में ऐसा विषय आता है तो इसके लिए ही वो उस पर कार्यवाही जरूर करेगा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में वो उस पर अपनी संतुष्टि नहीं देगा। मतलब लोगों के लिए जिस तरीके से काम करना है, जितने भी संवैधानिक पद हैं वो इसीलिए तो बनाए गए हैं कि वो जनता के लिए काम करें। जानते हैं हम सभी, जनता का शासन जनता के लिए और जनता के द्वारा ही। जितने भी प्रतिनिधि यहाँ पर चुने जाते हैं वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में जनता के द्वारा ही चुने जाते हैं। अब देखते हैं मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों को राज्य विधानमंडल समय समय पर तय करती रहती है। एक बार जो मंत्री बन जाता है वो राज्य विधानमंडल के सदस्य को मिलने वाले वेतन के बराबर ही वेतन एवं भत्ता ग्रहण करता है। इसके अलावा वह भत्ता, निःशुल्क आवास, यात्रा भत्ता, चिकित्सा भत्ता आदि ग्रहण करता है। हम सभी जानते हैं जितने भी ये संवैधानिक पद हैं इनको इन सभी की जितनी भी छूट है वो सब मिली होती है, चाहे वो रहने के लिए हो, यात्रा के लिए हो, निःशुल्क आवास हो, चिकित्सा हो, ये सब का सब उन्हें क्या मिलता है? फ्री मिलता है। उसकी उन्हें संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई है। अब देखते हैं मंत्रियों के उत्तरदायित्व के रूप में मंत्रियों का क्या क्या उत्तरदायित्व है। हम जानते हैं कि केंद्र में मंत्री परिषद जो होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और यहाँ पर क्या है, संसदीय व्यवस्था में सामूहिक उत्तरदायित्व सरकार का संविधान को जो सिद्धांत है उसको अपनाया गया है। अनुच्छेद 164 यह कहता है कि राज्य विधानसभा के प्रति मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। इसका तात्पर्य है कि अपने सभी कार्यकलापों, कृत्यों के लिए विधानसभा के प्रति उनका संयुक्त उत्तरदायित्व होगा। वह एक टीम, मंत्री परिषद क्या होती है, पूरी टीम की तरीके से काम करती है। वह अकेले काम नहीं करती है, उसका मुखिया मुख्यमंत्री होता है और एक टीम की तरीके से काम करेंगे वो। यदि विधानसभा में मंत्री परिषद के खिलाफ कोई भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है या फिर पास कर दिया जाता है तो सभी मंत्रियों सहित मंत्री परिषद में आए मंत्रियों को भी त्यागपत्र देना पड़ता है। इसका एक विकल्प यह भी है कि मंत्री परिषद राज्यपाल को विधानसभा विघटित करने एवं नए चुनाव कराने की घोषणा के लिए भी सलाह दे सकती है। राज्यपाल ऐसा कर सकता है कि विघटित कर दिया जाए और उसे दोबारा चुनाव के लिए कह सकती है। राज्यपाल उस मंत्री के पक्ष में, मंत्री परिषद जो होती है उसके पक्ष में कुछ नहीं कर सकता जिसने विश्वास खो दिया हो। सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का अभिप्राय यह है कि कैबिनेट के फैसले के प्रति सभी मंत्री प्रतिबद्ध होते हैं। जो भी फैसला कैबिनेट ले लेती है उसके प्रति प्रतिबद्ध होते हैं, चाहे वे कैबिनेट से अलग ही क्यों ना हो। प्रत्येक मंत्री का कर्तव्य है कि वह विधानमंडल के अंदर या बाहर कैबिनेट के निर्णय का समर्थन करे। यदि कोई मंत्री कैबिनेट जो है उसके फैसले से अगर असहमत होती है तो उसके बचाव के लिए तैयार नहीं है तो उसे फिर क्या करना चाहिए, उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए। पूर्व में कैबिनेट के फैसले पर मतभेद के कारण कई मंत्री त्यागपत्र इस तरीके के दे चुके हैं। अब व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के बारे में देखते हैं। अगर आप वीडियो देख रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपके पास हर एक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व में अगर देखते हैं, अनुच्छेद 164 ये कहता है, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के सिद्धांतों का दर्शाया गया है इसमें कि मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। मैंने बताया आपको कि इसका मतलब ये नहीं है कि जब राज्यपाल चाहेगा मंत्रियों को हटा सकता है, उन्हें तभी हटा सकता है जब उन्हें विश्वास खो दिया हो विधानसभा में। अगर ऐसा नहीं है तो फिर राज्यपाल नहीं कर सकता। लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह पर भी वे ऐसा कर सकते हैं कि अगर कोई मंत्री काम अनुरूप नहीं कर रहा हो तो उसको राज्यपाल के लिए वो सलाह दे सकते हैं और राज्यपाल उनको हटा सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह, जैसे मैंने बताया, लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह पर ही मतभेद होने पर मंत्री के कार्यकलापों से संतुष्ट न होने के मामले में मुख्यमंत्री उस पर मंत्री से त्यागपत्र मांग सकता है या राज्यपाल को उसे बर्खास्त करने की सलाह भी दे सकता है।
इस शक्ति का उपयोग करते हुए मुख्यमंत्री सामूहिक उत्तरदायित्व की सत्यता को सुनिश्चित कर देता है। अब देखते हैं, कोई भी विधिक उत्तरदायित्व तो नहीं है मंत्रिपरिषद के पास। देखते हैं, भारतीय संविधान में विधिक जिम्मेदारी राज्यों के मंत्रियों के लिए भी और केंद्रीयों के मंत्रियों की भांति विधिक नहीं है, मतलब कोई विधिक का उत्तरदायित्व तो नहीं है। राज्यपाल द्वारा लोक अधिनियम के किसी आदेश पर मंत्री के प्रति हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा न्यायालय मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की समीक्षा नहीं कर सकता। मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को क्या सलाह दी गई है, क्या दी जानी चाहिए थी, क्यों दी गई, इस बारे में कोई भी न्यायालय इस पर पक्ष अपना नहीं रख सकता। अब देखते हैं मंत्रिपरिषद का गठन किस तरीके से। संविधान में राज्य मंत्रिपरिषद के आकार एवं मंत्री के पद को अलग से विवेचित नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री और परिस्थिति के हिसाब से इसका निर्धारण करते हैं। मुख्यमंत्री समय और परिस्थिति क्या होगी उसी के हिसाब से इसका निर्धारण करेंगे। केंद्र की तरह राज्य में मंत्री परिषद के भी 3 वर्ग हैं। कैबिनेट राज्य एवं उपमंत्री होते हैं। एक होता है कैबिनेट राज्य, एक होता है उपमंत्री। इनमें होता क्या है, उनके पद, विशेष भत्ते और राजनीतिक महत्ता के हिसाब से उनमें विभेद होता है। इन मंत्रियों के ऊपर मुख्यमंत्री जो होता है राज्य में सर्वोच्च शासकीय प्राधिकारी होता है। ये कैबिनेट मंत्री क्या है, केंद्र वगैरह में मैंने पूरा आपको बताया हुआ है। जिन लोगों ने पुराने वीडियोस को नहीं देखा है जाकर वहां पर आप देख सकते हैं। और अगर आप पीडीएफ से हमसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर आप हमें ज्वाइन कर लें, पीके एजुकेशन कोर के नाम से। देखते हैं कैबिनेट मंत्रियों के लिए राज्य सरकार के महत्वपूर्ण विभाग जैसे गृह, शिक्षा, वित्त और कृषि होते हैं। वे सभी कैबिनेट के सदस्य होते हैं और इसकी बैठक में भाग लेकर नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार उनकी जिम्मेदारी राज्य सरकार के संपूर्ण मामलों में होती है। राज्य मंत्रियों को या तो स्वतंत्र प्रभार दिया जा सकता है या उन्हें कैबिनेट के साथ संबद्ध किया जा सकता है, या तो उनके पास कोई अलग से काम मिल जाएगा, उनको स्वतंत्र प्रभार को ही दे दिया जाएगा, या फिर क्या किया जाएगा कि कैबिनेट के साथ ही उन्हें मिला लिया जाता है। यद्यपि वे कैबिनेट के सदस्य नहीं होते हैं और ना ही कैबिनेट की बैठक में भाग लेते हैं जब तक कि उन पर कोई विशेष विभाग ना सौंपा जाए या उससे संबंधित कोई काम ना बताया जाए या फिर उन्हें बुलाया ना जाए। पद के हिसाब से उपमंत्री इसके बाद होते हैं, उन्हें स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता है। उन्हें कैबिनेट मंत्रियों के साथ उनके प्रशासनिक, राजनीतिक और संसदीय कर्तव्यों के सहयोग के लिए संबद्ध किया जाता है। ये जो कैबिनेट के मंत्री होते हैं, क्या होता है, ये कामकाज को आसान बनाते हैं ताकि काम सुचारू रूप से चल सके और आसानी से इसका कामों का निर्वहन किया जा सके। वे कैबिनेट के सदस्य नहीं होते हैं और कैबिनेट की बैठक में भी भाग नहीं लेते हैं। कई बार मंत्रिपरिषद में उप मुख्यमंत्री को भी शामिल किया जा सकता है। उप मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति सामान्यतः स्थानीय राजनीतिक कारणों से भी की जाती है। अब देखते हैं कैबिनेट क्या है। मंत्रिपरिषद का एक छोटा सा भाग होता है, उसे हम कैबिनेट या मंत्रिमंडल कहते हैं। मैंने मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में भी विभेद बताया था, आपको अंतर बताया था क्या क्या है। तो जिन लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है उसको जाकर वहां पर आप देख लें तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में क्या क्या डिफरेंस है। तो मैंने बताया कि ये मुख्य भाग छोटा सा एक कैबिनेट होता है, इसमें केवल कैबिनेट के मंत्री ही शामिल होते हैं। राज्य सरकार में यही वास्तविक कार्यकारिणी का केंद्र होता है। इसकी भूमिका क्या क्या होती है जरा देखते हैं। यह राज्य की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में सर्वोच्च नीति निर्धारक का कार्य करता है। जब एक छोटा सा ग्रुप है कोई और वही सारे नीति निर्णय ले रहा है तो यही है कि राज्य की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में सर्वोच्च नीति निर्धारक का काम करता है। यह राज्य सरकार की मुख्य नीति निर्धारक अंग है। यह राज्य सरकार की मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी की तरह भी काम करता है। यह राज्य सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था में मुख्य समन्वयक होती है। यह राज्यपाल की सलाहकार होती है एवं एक मुख्यमंत्री आपात प्रबंधक होती है। इस तरह आपात स्थितियों में भी इसको संभालती है। यह सभी प्रमुख संवैधानिक और वित्तीय मामलों को देखती है। यह उच्च नियुक्ति करता है और जैसे संवैधानिक प्राधिकारी और वरिष्ठ प्रशासनिक सचिवों की भी ये नियुक्ति करता है। अब देखते हैं कैबिनेट समितियां क्या क्या होती हैं। कैबिनेट विभिन्न प्रकार की समितियों के जरिए कार्य करती है। कैबिनेट समितियां कहा जाता है, यह 2 तरीके की होती हैं, एक होती है स्थायी, एक होती है अल्पकालिक। पहली की स्थिति स्थायी इसलिए होती है क्योंकि परिस्थितियों और आवश्यकता के अनुसार मुख्यमंत्री गठित करता है इनको और इनकी संख्या, संरचना आदि समय समय पर अलग होती है। ये केवल
उन मुद्दों को समाधान नहीं करती हैं, बल्कि कैबिनेट के सामने सुझाव भी रखती हैं और निर्णय भी लेती हैं। हालांकि कैबिनेट उनके फैसलों की समीक्षा कर सकती है। यह कैबिनेट के ऊपर है कि कैबिनेट उनके जो फैसले दिए गए हैं उनकी समीक्षा कर सकती है। तो ये पूरा वीडियो था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया और मैंने बताया कि मंत्रियों की नियुक्ति और उनसे संबंधित क्या क्या काम है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगले वीडियो में जब भी मैं डालूं आप हमेशा हमसे जुड़े रहें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों। बाय बाय।